नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज ओआरएफ की हिंदी पेशकश। सिर्फ एक ही चीज बिल्कुल सर्टेन है कि इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। पाकिस्तान की निर्वाचित सरकारें हैं, अगर उनको निर्वाचित हम कह सकते हैं, वो जो हैं एक तरीके की म्यूनिसिपैलिटी बन के उभर रही हैं। उनकी कोई मेमोरी नहीं है। जो कंट्रोल करता है वो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए नवाज शरीफ चहेते बताए जा रहे हैं, दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज ओआरएफ की हिंदी पेशकश। मैं हूं नगमा। आज बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में चुनाव होने हैं और उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में कई डेवलपमेंट्स भी हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में इन चुनावी कैंपेन के बीच में ही एक आतंकी हमला भी हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। इसके साथ साथ इमरान खान जो हैं वो जेल में हैं ही, और उन्हें जेल में एक और सजा हो गई है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस्लामिक लॉ के मुताबिक उनकी जो शादी थी उनकी मौजूदा बीवी के साथ, उसे गैर इस्लामिक बताया गया है और इसलिए दोनों को 7-7 साल की सजा हो गई है। इस बीच चुनाव सर पे हैं, तो इस चुनाव में क्या कोई क्लोज कॉन्टेस्ट है या हम सिर्फ ड्रामा देखेंगे? इन तमाम बातों पे और पाकिस्तान की सियासी हालात, पाकिस्तान में सियासी उठापटक, उसके अलावा वहां पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन सब पर बात करने के लिए गोलमेज में हमारे साथ आज हैं खास मेहमान सुशांत सरीन। शुक्रिया सुशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान पर आपकी नजर है और इस समय जो पाकिस्तान में चल रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए नवाज शरीफ चहेते बताए जा रहे हैं, फ्रंट रनर हैं, बिलावल भुट्टो भी हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं शुरुआत में कि आप को क्या लगता है किसके चांसेस कितने ज्यादा हैं, क्योंकि नवाज शरीफ अभी आर्मी के काफी चहेते बन के लौटे हैं। नगमा, सिर्फ एक ही चीज बिल्कुल सर्टेन है कि इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। बाकी अब बनेगा कौन? आपकी बात ठीक है कि नवाज शरीफ इस दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये इस पर निर्भर होगा कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। अगर उनको पूर्ण बहुमत मिल जाता है या वो बहुमत के बहुत नजदीक रहते हैं ताकि उनको एक सांझी सरकार बनाने में कोई बहुत ज्यादा दुश्वारी ना हो, तब तो शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास काफी एक गैप रहता है एक एक बहुमत लेने में, तो फिर माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि उनके जो छोटे भाई शहबाज शरीफ हैं वो प्रधानमंत्री की गद्दी पे आए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर समीकरण कुछ इस तरीके के बने कि और जिसकी संभावना शायद कम है, लेकिन अगर समीकरण कुछ इस तरीके के बने कि इमरान खान की पार्टी जैसी भी टूटी फूटी है, वो आजाद उम्मीदवार ही हैं उनकी पार्टी के, अगर वो 40-50-60 सीटें ले जाते हैं, अ, शायद वो उसे डबल ले जाते अगर वो अपने चुनावी निशान पर लड़ते। लेकिन जो उनकी दुश्वारियां हैं उसके तहत 40-50-60 सीटें भी लेके जाना मेरे ख्याल कोई करिश्मा ही होगा, तभी आएंगी। तो फिर सारे के सारे समीकरण बदल सकते हैं और फिर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शरीफ परिवार के बजाय किसी और को चांस मिले प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि उसकी संभावना अभी तो बहुत कम नजर आ रही है। दूसरी चीज जो हमारे को देखनी पड़ेगी नगमा, वो ये है कि अगर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो क्या वो अपने पूरा कार्यकाल तो आज तक किसी ने नहीं खत्म किया प्रधानमंत्री का। वो अक्सर प्रधानमंत्री घर से जेल ही जाते हैं। लेकिन क्या वो 2-2.5 साल 3 साल भी पूरे करेंगे या उससे पहले ही वो एक लिहाज से गद्दी किसी और के लिए छोड़ तो देंगे? आपको इस और पे वो शक इसलिए इस समय नहीं, क्यों है? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। उसका एक कारण ये है कि नवाज शरीफ में ना वो जो एक फायर इन द बेली, वो जो एक आग होती है, एक एक जो जिज्ञासा होती है कि मेरे को जूझना है, लड़ना है और जीतना है, जो शायद पहले उनमें नजर आती थी, वो इस लिहाज से नजर नहीं आ रही। तो एक रिलक्टेंट कंटेंडर के तौर पर somebody जो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री बनने की उनकी पूरी तरीके से रुचि है या नहीं है? अ, हम अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे लगता है कि वो शायद वो
ऑल इन पूरी तरीके से इन्वेस्टेड नहीं है प्रधानमंत्री बनने में। बिलावल भुट्टो का फिर इसमें इनकी जगह कहाँ बन रही है? इनकी पार्टी भी काफी कैंपेन कर रही है, उनकी बहन आसिफा भुट्टो को भी हमने देखा कैंपेन करने में, बल्कि अब तो काउंटडाउन शुरू है और कैंपेन भी अब खत्म होने वाला है। वो हमेशा बड़े आक्रामक रहे हैं भारत को लेकर। अब भारत जो विदेश नीति है पाकिस्तान की, वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी इस चुनाव में, और बिलावल भुट्टो की कोई जगह भी इसमें बन रही है क्या? आई मीन चर्चा तो है कि वो भी एक दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, दावेदार तो मैं भी हूँ प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन हमारा दावा किसी को कबूल नहीं होगा। तो पर वही उनका है क्या कबूल किसी को, बिलावल भुट्टो का? नहीं, देखिए, उनका उनका अगर चांस कुछ थोड़ा बहुत बनता है वो तभी बनेगा अगर वो समीकरण बदल जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक करिश्मा हो जाए और तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो इतनी सीटें ले जाए कि वो बैलेंस ऑफ पावर कंट्रोल करें, तो फिर तो ये संभव है कि बिलावल भुट्टो या किसी को और को चांस मिल जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि बिलावल शायद अभी जो कोशिश कर रहे हैं वो इन चुनावों के लिए नहीं कर रहे, वो जो अगले चुनाव होंगे 2029 में या उससे पहले, पाकिस्तान में तो कुछ बताया नहीं जा सकता कि कब चुनाव होंगे अब। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अपनी जो पोजीशनिंग कर रहे हैं वो इन चुनावों के लिए कम और अगले चुनावों के लिए ज्यादा कर रहे हैं। इन चुनावों में वो दोबारा से उन एरियाज में जहां पर वो बिल्कुल खत्म, एक लिहाज से निस्त नबूद हो गई थी उनकी पार्टी, पंजाब में खास तौर पर, वहां पर एक लिहाज से दोबारा से अपना दावा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी। लेकिन अभी इतना वो नहीं कर पाए जिसके तहत ये हम माने कि उनको उतनी ट्रैक्शन मिल रही है। तो शायद उनका जो सारा गेम प्लान है वो ये है कि अभी जितनी भी सीटें मिल जाएं, अगर कोई संभावना बन जाती है सरकार में जाने की तो चले जाएंगे, नहीं तो अपने आप को पोजीशन किया जाए कि इमरान खान वैसे ही बाहर है, नवाज शरीफ दोबारा से अपनी टांग में गोली मारेंगे जो अक्सर उन्होंने किया है पिछले 3 कार्यकाल में, तो फिर मेरी संभावना बन जाएगी, क्योंकि वो और कोई ऑल्टरनेटिव होगा नहीं इनके पास, फौज के पास। अब शायद उनकी कैलकुलेशन ये है, तो वो अगली बारी उनकी ज्यादा संभावना बनती है। इस बार तो मुझे नहीं लगता उनकी उतनी संभावना है जितनी मेरी या आपकी है। तो नवाज शरीफ जो भी लौटे, आप जैसा कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इज नॉट ऑल इन, पर वो वहां पे है, पूरी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनके इस वक्त आर्मी की पसंद वो क्यों बने दोबारा से? आर्मी के चहेते हैं, और उस हिसाब से तो हम देखें तो इमरान खान भी शायद जेल में इसी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई फेवरेबल जनरल आए तो उन्हें भी वापस मौका मिलेगा जिस तरह का अभी नवाज शरीफ को मिला है। और उससे ही जुड़ा ये सवाल कि हम सब जान रहे हैं कि सेना ही है वहां पर जो असली जिसके स्टेक्स है चुनाव में, तो कितनी इंटरफेरेंस और पॉलिटिक्स पर क्या असर पाकिस्तान में सेना का? देखिए, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ आपको। जहां तक नवाज शरीफ चाहते क्यों बने, मजबूरी, फौज की मजबूरी थी, क्योंकि फौज का इमरान खान के साथ एक तरीके का प्रॉब्लम हो गया था। इमरान खान को हटाना था, उनके खिलाफ और कोई विकल्प नहीं था। पीपल्स पार्टी देखिए सिंध में है, और वो भी सिंध के जो देहात हैं वहां पर, और कोई ऐसा पॉलिटिकल फोर्स था नहीं जो एक ऑल्टरनेटिव बन करके, क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बन करके उभरता। ना सिर्फ क्रेडिबल, लेकिन जिसने थोड़ी बहुत सरकार चलाई भी हो। और पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स थी वो ऐसी हैं कि आपको एक तजुर्बे वाले लोग चाहिए। ऑल्दो मेरे को नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नवाज का भी कोई इतना तजुर्बा है। बातें ज्यादा करते हैं लेकिन कोई ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना सुनहरा नहीं है। तो एक तो वो मजबूरी का हिस्सा था। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये लगता है कि और ये एक तरीके का, मैं एक कॉन्ट्रडिक्टरी चीज बोलूंगा, और लेकिन मैं उसको रिकंसाइल भी कर सकता हूँ। एक तरफ फौज की जो अमल दखल है पाकिस्तान की सियासत में, और पाकिस्तान के जो सारा सरकारी तंत्र है, वो कई दशकों में सबसे ज्यादा अब हमारे को नजर आ रहा है। वो ना सिर्फ चुनाव में बहुत बड़े तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं, वो पाकिस्तान की राजनीति में हो रहे हैं। वो पाकिस्तान में कौन चुनावों में लड़ेगा, किस हद तक लड़ेगा, उनके क्या समीकरण बन रहे हैं उसमें हो रहे हैं। वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चलाने में हो रहे हैं। वो पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उस पर वो
डिसाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी वो डिसाइड कर रहे हैं, हर चीज वर्चुअली वो पाकिस्तान में डिसाइड कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान की निर्वाचित सरकारें हैं, अगर उनको निर्वाचित हम कह सकते हैं, वो जो हैं एक एक तरीके की म्यूनिसिपैलिटी बन के उभर रही हैं। तो एक तो ये पहलू है। दूसरी तरफ और ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि फौज वहां पर अमल दखल भी उनका बढ़ते जा रहा है, लेकिन फौज के अमल दखल के खिलाफ जो आवाजें हैं और जो एक रेजिस्टेंस है और जो फौज की जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है उसके खिलाफ जो एक रोष है पब्लिक में, वो भी मेरे ख्याल एक लिहाज से एक चरम सीमा पर पहुंच रहा है। और उसकी एक मैनिफेस्टेशन ये है कि जो तमाम आपको पाकिस्तान भर में जिस तरीके की रेजिस्टेंस नजर आती है, प्रोटेस्ट के रूप में, आर्म्ड स्ट्रगल के रूप में, प्रोटेस्ट के रूप में, और जो सोशल मीडिया पे एक डिफायंस है। हम लोग सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत कम आंकते हैं, लेकिन एक मेजर सोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन नाउ, और उसको आप पूरी तरीके से एक तरीके से झुटला नहीं सकते कि वो भी एक सच्चाई है जिसको आपको मद्देनजर रखना ये पड़ेगा बड़ी अगर आप बात कोई है भी आंकलन करते हैं। जी, और ये बड़ी बात इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है ये कि इस तरह का शिफ्ट भी है। और जो उनके खिलाफ में लोग खड़े हैं वो भी हैं वहां पर, इसलिए कि जो पाकिस्तान में इलेक्टोरल जो पॉपुलेशन है सुशांत, उसमें यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। लगभग 44% शायद जो युवा हैं, 35 से कम उम्र के लोग हैं। तो इनमें ये देखते हुए एक एक नएपन की भी मांग या फिर इलेक्शन के मुद्दे, क्योंकि ऐसे समय पे ये चुनाव भी हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस तो खैर अक्सर ही है, पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी काफी है। महंगाई आसमान छू रही है। हमने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखे हैं, वो गेहूं के लिए, आटे के लिए लोग किस तरह से लाइन में खड़े हैं। तो ये सब देखते हुए इलेक्टोरल इश्यूज भी कुछ है वहां पे। मीडिया, वहां का मीडिया क्या कह रहा है? नहीं, देखिए, इलेक्टोरल इश्यूज बहुत अहम हैं, और एक तरीके की आप जिसे कहें कि जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, या जो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कि भाई अब हमारा वजूद भी रहेगा कि नहीं रहेगा, एक एक इंडिविजुअल के तौर पर, महंगाई की आपने बात की, सुरक्षा की बात की, टेररिज्म दोबारा से उभर करके आ गया है, और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो ये मुद्दे तो हैं। अब इशू इसमें ये है कि जिस तरीके से के राजनीति हो रही है उसमें ये जो मुद्दे एक्चुअली सेंटर पॉइंट पे होने चाहिए थे चुनावों में, और इन पर नीतियों के बारे में बात होनी चाहिए थी, विवाद होना चाहिए था, डिस्कशन होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल फोकस औपचारिक तौर पर तो हो रही है, लेकिन बेसिक फोकस जो ग्राउंड लेवल पे है वो वही पुराना बिरादरी बिरादरी वाला चक्कर चल रहा है। लेकिन इशू अब ये मुझे जो नजर आता है, मैं जमीनी स्तर पे तो नहीं हूं, लेकिन जो यहाँ से हम आंकलन लगा सकते हैं वो ये है कि जो तमाम बड़ी पार्टियां हैं वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में रह रही हैं, और वो जो आज के मुद्दे हैं उनको कैसे एड्रेस करना है, कैसे सुलझाना है, उस पर शायद उनकी इतनी ना तो अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई रोड मैप है उनके पास। हाँ, वायदे बहुत हैं उनके पास, जिसे आप रिटोरिक बोलें, बड़बोलापन, वो बहुत है, लेकिन कॉन्क्रीट प्लान क्या है? अब फॉर एग्जांपल आप बिलावल भुट्टो की हम बात करते हैं, अगर अगर आप उनका मैनिफेस्टो देखें, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, तो पहले तो वो मैनिफेस्टो शुरू होता है आज से 60 साल पुराने एक स्लोगन पे, रोटी कपड़ा मकान। अरे बाबा, आपके नाना ने दिया था, नाना मर गए, उसको भी 40 साल हो गए। ठीक है, आज जैसे आपने खुद कहा कि 35 साल से कम की जो आयु के वोटर हैं वो लगभग 40-50% है। अ, उनकी कोई मेमोरी नहीं है, इनकी माँ की भी मेमोरी नहीं है। अब ये वही पुराने स्लोगन लेके, मेरी नानी ने ये कहा, हमारे यहाँ पर भी लोग करते हैं ना, मेरी दादी ने ये कहा, मेरे उसने ये कहा, तो वही चीजें अब आज की जनरेशन को उससे कोई सरोकार नहीं है। तो एक तो आपका ये वो है प्रॉब्लम। नवाज शरीफ को आप ले लें, नवाज शरीफ का सारा ये है, मैंने 2017 में ये किया, 2013 में ये किया, 1999 में मैंने ये किया। अरे भैया, वो तो आपने कर लिया, आप ये बताइए ना कि आप 2024 में क्या करेंगे? जो नवाज की आपने मैनिफेस्टो
सॉरी, नवाज के मैनिफेस्टो की बात आपने की, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग इंडिया के बारे में भी बात है कि मतलब भारत एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा वहां की विदेश नीति नहीं और पॉलिटिकल चुनाव पे असर डालने में। वो नहीं दोस्ताना कोई रिश्ते की बात करते हैं। नहीं, उन्होंने कोई ऐसी दोस्ताना, वो जिस तरीके से उन्होंने वो जो दोस्ताना बातें की हैं वो उसको एक लिहाज से उस पे जो शर्त रखी है वो ये है कि आप पहले कश्मीर पर हाँ। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं उसको पहले आप हटाइए। वापस ले, तो वो हाँ, दिखावा है आप करते घड़ी को वापस उधर ही लेके आइए, फिर हम आपस में बात करेंगे। तो जी। ये होने वाला नहीं है। यही चीजें जो बाकी पार्टियां हैं, मेरे ख्याल एक लिहाज से भारत पर एक कंसेंसस है इनका कि कोई पेशरफ्त होनी नहीं है, लेकिन वर्च्यू सिग्नलिंग के लिए आप ये बोलिए कि हाँ हम अच्छी तजारत चाहते हैं, हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का मुद्दा बीच में ले आएंगे, आतंकवाद पर कभी कोई बात नहीं करेंगे, कश्मीर का मुद्दा बीच में ले आएंगे। तो ये मेरे ख्याल जिस तरीके से फौज जो है हावी हो गई है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पहले से ही थी लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गई है, अमल दखल अब ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी स्पेस होगी कि भारत के साथ कोई नई पेशरफ्त करे। और मेरे ख्याल हमको भी थोड़ा सा संजीदा तरीके से इसको देखना चाहिए। हमारे यहाँ पर अक्सर मैं भी मीडिया से आया हूँ, आप भी मीडिया से नहीं है, लेकिन हमारी जो बिरादरी है मीडिया वालों की, हम लोग एक कैच वर्ड ले लेते हैं और फिर उस पर अपना सारा आंकलन बना लेते हैं। हमको मेरे ख्याल थोड़ा ज्यादा स्टडी करना चाहिए कि एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। और ये हमारा मानना कि यार वो बोल रहे हैं, वो ऐसे ही बोल रहे हैं, दैट्स नॉट गुड इनफ। अगर आप एक्चुअली भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं तो पहले आप बोलिए तो ठीक चीज, आप बोलिए तो ऐसी चीज जी। जिसके आपके लोग भी तैयार हो जाएं कि भाई ये पेशरफ्त होने वाली है, दूसरी साइड को भी ये ना लगे कि यार हालात पता नहीं किस करवट बैठेंगे। तो सिग्नलिंग और मैसेजिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर तो गड़बड़ है सब कुछ। एक तरफ आप कहते हैं कि कश्मीर पे आप घड़ी को पीछे करिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप वो सारी चीजें मानिए जो हम आपसे कहते हैं, उसके बाद हम आपसे दोस्ती करेंगे। भाई मुझे क्या लेना देना आपसे दोस्ती करके, तो मुझे वो क्या भी मिल रहा है? सवाल है कि चुनी हुई सरकार के पास क्या ये विकल्प भी है? जैसा आप कह रहे हैं कि सेना का जो अमल दखल है वो बढ़ा है, और वो उससे ही जुड़ता पर सवाल है कि ये जो पावर शिफ्ट, सो कॉल्ड पावर शिफ्ट होगा, क्या वो पावर शिफ्ट है भी? और भारत के साथ जो संबंध हैं बहुत खराब रहे पिछले दिनों में, और भी खराब, तो वो उस पे क्या कुछ असर भी पड़ेगा? क्योंकि सेना तो वही है। देखिए सेना वही है, और हम लोग पार्टियों का मैनिफेस्टो देखते हैं, हमको सेना का भी मैनिफेस्टो देख लेना चाहिए। और सेना का मैनिफेस्टो जो है, उनके जो जर्नैल हैं उन्होंने काफी स्पष्ट कर दिया, आसिम मुनीर ने। अब एक तरफ देखिए ना नगमा, वो ये कहते हैं हम हिंदुओं से अलग हुए। वो ये नहीं कहते कि भारत का बंटवारा हुआ या हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुओं से अलग हुए क्योंकि वो हम उनके कल्चर से हमारे को प्रॉब्लम थी, या इस तरीके की चीजें उन्होंने यंग स्टूडेंट्स को बताई हैं। उससे उनका एक माइंडसेट पता लग जाता है कि किस तरीके का एक एक कट्टरपंथी इस्लामिस्ट माइंडसेट है। तो एक तो बात क्लियर हो गई। दूसरा, कश्मीर के ऊपर जितने बयानबाजी होती है पाकिस्तान की सरकार से, जिसको हम फौज ही मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सब लोग रियासत और फौज को एक ही समझते हैं अब। अ, तो तो अगर पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय अगर कोई बयान देता है तो हमको यही मान के चलना चाहिए ये फौज का बयान है। तो ये उनका मंशूर है, ये रियासत का मंशूर भी है कुछ, या रियासत का एक मैनिफेस्टो है और पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो है। तो मैं तो जो रियासत का मैनिफेस्टो है मैं तो उसको ज्यादा संजीदगी से लूंगा। बट अगर हमारे यहाँ पर एक 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 टेंडेंसी रही है भारत में कि हम अपने आप को बेवकूफ बना के बड़े खुश होते हैं, तो अगर हम ये एक्चुअली मानते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं वो अगर सत्ता में आ गए तो वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, तो गुड लक टू देम। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और मैं इसका एक और आपको कारण दे देता हूं। अगर नवाज शरीफ के बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि शायद इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, अगर इनको पूर्ण बहुमत मिल भी गया अ, और ये और मैं यहां तक कहता हूं कि इनको 2/3 बहुमत मिल गया, क्योंकि पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक लिहाज से ध्वस्त हो जाए इनके सामने। अगर इनको 2/3 मिल भी गया तो क्या कर लेंगे? इनके पास पहले भी था, इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फौज फेंक देगी। जी। हमने बाकियों के साथ भी यही देखा है। तो हम्म। मैं तो ज्यादा, मुझे तो कोई खास उम्मीद नहीं है कि भारत और पाकिस्तान लेकिन के हम बीच में कोई जी। बहुत बदलाव आएगा। और चुनावों में भी हम
उम्मीद किसी क्लोज कॉन्टेस्ट, किसी टाइट रेस की नहीं, लेकिन काफी सारे नाटक, ये ड्रामेटिक इवेंट्स की उम्मीद की जा सकती है। इमरान खान जेल में है, उनके भविष्य का तो अभी पता ही है, उनकी पार्टी का भी भविष्य बहुत अनसर्टेन है, जेल की टर्म्स और कितने उनके ऊपर केसेस हैं, तो वो तो अभी है नहीं। तो अब जब इन्हीं दोनों में चुनाव है, उसमें भी कोई क्लोज कॉन्टेस्ट, सुशांत, ऐसा तो लगता नहीं है। नवाज नहीं, शरीफ एक्चुअली ना नगमा, यहाँ पर ही थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। इमरान खान अगर तो खुला फील्ड होता, लेवल प्लेइंग फील्ड होता, तो मुझे लगता है कि इमरान खान वुड हैव स्वेप्ट द पोल। लेकिन उनकी पार्टी को ध्वस्त कर दिया गया, वो खुद जेल में है, उनकी पार्टी के जो लोग निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, उनके पास भी उनको कैंपेन नहीं करने दिया जाता, उनको पोस्टर नहीं लगाने दिए जाते, अक्सर तौर पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके पास पोलिंग एजेंट्स नहीं है। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, क्योंकि इस सारे तामझाम के बगैर चुनाव आप लड़ तो सकते हैं, लेकिन फिर नतीजे आपके पक्ष में नहीं आएंगे। लेकिन इसके बावजूद बहुत लोगों का ये मानना है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो इमरान खान को सपोर्ट करता है। अब बहुत नजरें जो हैं इस पे अटकी हुई हैं कि टर्नआउट क्या होता है। अगर टर्नआउट कम होता है, जैसे लगभग 27 से 30% था 1997 में जब बेनजीर को निकाला गया, जब नवाज शरीफ अब बहुत बड़ा बहुमत लेकर के आए थे, 2/3 बहुमत लेकर के आए थे। अगर उस तरीके का टर्नआउट होता है और उस तरीके का नतीजा होता है, तो फिर तो कोई बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर टर्नआउट आपको 50, 55, 60% के करीब निकल आता है, तो फिर बहुत लोगों का ये मानना है कि इमरान खान के जो समर्थक हैं, जो कि बहुत बड़ा तबका है, वो आएंगे और उन निर्दलियों के लिए जो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए वोट करेंगे। फिर कंपटीशन बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टफ हो जाएगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो ट्रेडिशनल टाइप की हैं, जहां पर एक कंपटीशन एक्सपेक्ट हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये देखना पड़ेगा कि जो नतीजे आते हैं वो क्या आते हैं। और ये सिर्फ नतीजे जो जो नेशनल पार्लियामेंट है उसके नहीं, जो वहां के प्रांत हैं वहां पर भी चुनाव साथ ही साथ हो रहे हैं, तो वहां पर क्या नतीजे उभर करके आते हैं, पंजाब बहुत इस पर भी इम्पोर्टेंट होगा। पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और पंजाब में बहुत लोगों का ये मानना है कि एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि ऑल्दो मुस्लिम लीग नवाज शायद सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आएगी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक इमरान खान से टूटा हुआ एक धड़ा जो है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, कहीं ये ना हो कि उनका जो उम्मीदवार हो, बेशक उसके नंबर बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने और मुस्लिम लीग जो है उनको बाहर से समर्थन दे। ये हम पहले भी देख चुके हैं, इधर पंजाब में बेनजीर के टाइम पर भी देख चुके हैं, उसके बाद भी देख चुके हैं। और अभी फिलहाल अभी हुआ था कि 10 मेंबर की एक पार्टी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायदे आजम, जो चौधरी परवेज इलाही चलाते थे, उनके पास 10 मेंबर थे, लेकिन इमरान खान की पार्टी ने उनको समर्थन किया और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये वहां पर होता है पंजाब में। तो पंजाब लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएगा कि पंजाब जो कंट्रोल करता है वो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। बाकी तो सारे ऐसे ही हैं, एरे गहरे नत्थु कह रहे हैं जिसको बोलते हैं। जी ये उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप देखिए ना, आप 266 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं, उसमें से एक तो 41 जो हैं, यानी कि 50% से भी ज्यादा सीटें पंजाब प्रांत की हैं। अगर आप पंजाब स्वीप कर जाते हैं तो आप पाकिस्तान स्वीप कर गए, बाकियों का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका। लेकिन अगर पंजाब का वर्डिक्ट डिवाइडेड आता है तो फिर आपको बाकी प्रांतों की जरूरत पड़ती है, खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की, बलूचिस्तान में तो फिर भी 16 ही हैं सीटें नेशनल असेंबली की, इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वहां पर। तो ये देखना पड़ेगा कि अब जो नतीजे आते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे क्या जो जो राजनीति है वो किस तरह करवट बैठती है। लेकिन भारत का जहां तक तल्लक है, मुझे नहीं लगता कि हमारे को कोई असर पड़ेगा। शायद जिस तरीके की बातचीत होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें एक सभ्यता का एलिमेंट आ जाए, वो भी थोड़ा मुश्किल ही लगता है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जिस तरीके के लोग उसमें भरे हुए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सभ्यता वो दिखाएंगे। और पाकिस्तान की फौज के तो हमने देखा ही हुआ है कि कितने सभ्य हैं और असभ्य हैं। नवाज शरीफ अगर अच्छी बात करना भी चाहे तो फिर उनके खिलाफ जो लोग हैं, बिलावल भुट्टो ने ही उनको बोला था ना, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। तो इस तरीके के लोग हैं पाकिस्तान में, तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है।
अगर यहाँ पर कोई उम्मीद लगा के बैठा हुआ है तो गुड लक तो है। नहीं, आपने सही कहा कि अगर कोई कोशिश भी करना चाहे तो उनके पास कितनी आज़ादी या कितनी छूट है, कितने वो स्वतंत्र हैं किसी तरह की फॉरेन पॉलिसी को तय करने के लिए। शुक्रिया आपका सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव काउंटडाउन बिल्कुल शुरू है, पाकिस्तान में बहुत कुछ इस बीच में हो रहा है, बहुत ड्रामेटिक इवेंट्स तो हैं ही, साथ-साथ यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में भी एक आतंकी हमला भी हुआ है जिसमें 10 पुलिस वाले मारे गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस बीच में चल रही हैं। चुनाव के नतीजे प्रिडिक्ट करना भी जैसा सुशांत बता रहे हैं बहुत आसान नहीं है, उलझ भी सकता है काफी मामला। तो बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नतीजे आएंगे तो एक बार फिर इस पे चर्चा होगी। जरूर, शुक्रिया उसके बाद ज्यादा मजा आएगा। जी, थैंक यू।